हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जीवन कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सबको समझ में आता है और हर कोई अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे तबके हैं जो अपने छोटे से प्रॉफिट के लिए, छोटे से लाभ के लिए लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। मतलब एक एक्सट्रीम पॉपुलेशन होने का जो नुकसान है वो यही है कि जान की भी कीमत यहाँ पे नहीं रहती है। आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से एक खबर देखी होगी बहुत ज़्यादा, जो हम लोग कफ साइरप जो है, इस कफ साइरप के केस को देख रहे हैं। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई। हालांकि मध्य प्रदेश में जब ये हुआ तो ये चर्चा में आया, उसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी। आप सोचिए ना कि एक कपल कितना परेशान होता है बच्चों की परवरिश में। जब उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, और एक तबका ऐसा भी है जिसके पास डॉक्टर की फीस देने की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो वो ऐसे जो मतलब कम चार्ज वाले डॉक्टर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि मेडिकल जो शॉप्स होती हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं और बच्चों के लिए कुछ ड्रग्स, मेडिसिन वगैरह लेते हैं। लेकिन क्या कभी कोई ये सोचता है कि मैं ये जो दवा ले रहा हूँ, इस दवा की इम्पैक्ट इतने हार्मफुल हो सकते हैं कि किसी की डेथ हो सकती है। दवा कंपनियों की एथिक्स और इंटीग्रिटी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सरकार की जो भूमिका है, उस सरकार की भूमिका पर भी यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है कि जो सरकार है फिर क्या कर रही है, व्यवस्थाएं क्या कर रही हैं। हमारी जो ड्रग एजेंसीज हैं जो चेक करती हैं कि कोई ड्रग मार्केट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उनका क्या रूल है। ये ढेर सारे एथिकल कंसेप्ट यहाँ पर निकल कर आते हैं, और हमारे प्रशासन के ऊपर भी बहुत बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि हमारा जो प्रशासन है ये क्या कर रहा है, मतलब एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ये पूरा एक नेक्सस बन चुका है। क्या जान की कीमत इतनी सस्ती है कि आप ठीक है, कुछ लोगों की जान जाएगी लेकिन अपना प्रॉफिट तो यहाँ पर हो रहा है। हम आपसे बात करने के लिए आए हुए हैं। अभी रिसेंटली मणिपुर जो सरकार है, इस मणिपुर ने बैन कर दिया है। आप इस न्यूज़ को देख लीजिए। मणिपुर बैन 2 कफ साइरप ब्रांड्स। जो मणिपुर है इसने 2 कफ साइरप के जो ब्रांड हैं इन पर बैन लगा दिया है, कंटेनिंग हाईली टॉक्सिक केमिकल। जो हाईली टॉक्सिक केमिकल है, ये टॉक्सिक केमिकल होने के बाद इस पर बैन लगाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये कफ साइरप अभी से बिक रहा है क्या? ये तो हमेशा से बिक रहा है, लेकिन अभी बैन लगाया गया है। उसके पीछे कारण क्या है कि न्यूज़ में आ गया है, हमको पता चल गया है कि इसके नुकसान हो रहे हैं। और एक साथ अगर 14 बच्चों की डेथ नहीं होती मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, तो शायद इस पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। और ऐसे कितने बच्चों ने अपने जीवन को खोया है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए कि उन पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी जिनके बच्चे की डेथ नॉर्मल सर्दी जुकाम के बाद हुई होगी, और उन्होंने कफ साइरप उसको दिया होगा उसके ठीक होने के लिए, लेकिन एक स्लो पॉइजन के तौर पर उसने काम किया होगा और उनकी डेथ हुई होगी। क्या उनको नींद आ रही होगी? नहीं आ रही होगी। व्यवस्थाएं भूल जाती हैं कि आप जिन पर रूल कर रहे हो, जो आपको सरकार में लेकर आते हैं या जिन्होंने प्रशासन को बनाए रखा है, सब ये जनता है। इसके साथ अगर कुछ भी गलत होगा तो इसके नेगेटिव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेंगे। तो मणिपुर सरकार के इस स्टेप से हम पूरी इस केस को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और अपनी इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मणिपुर सरकार ने हालांकि बैन लगा दिया है ये जो कफ साइरप है इसके ऊपर। समाचारों में क्यों है? क्योंकि 10 अक्टूबर 2025 को मणिपुर सरकार ने 2 ब्रांडों के कफ साइरप, जिसमें एक रिलीफ की हम लोग बात करते हैं, एक रेसी फ्रेश की हम लोग बात करते हैं, रेसी फ्रेश TR, ये 2 ड्रग हैं और ये कफ साइरप के तौर पर यूज हो रहे थे। जनरली हमको खांसी होती है या सर्दी होती है तो हम जाते हैं मार्केट में और मेडिकल शॉप ओनर से कहते हैं हमको ये है, आप ये दे दीजिए। अब हालांकि ये जो कफ साइरप है तो डॉक्टर की परमिशन से भी बिक रहे थे, तो डॉक्टरों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर भी सवाल खड़ा होता है। हमारा जो मेडिकल सिस्टम है ना, इसका दिक्कत पता क्या है, इसमें इतना बड़ा नेक्सस बना हुआ है कि एक्चुअल में हमको जो मेडिसिन मिल रही होती है उनकी प्राइसिंग 1 से 2 रुपये होती है, और हमको कितनी महंगी मिलती हैं आप सबको पता है। ठीक है, R&D पे बहुत पैसा लगता है, कंपनियां पैसा इन्वेस्ट करती हैं तो उससे पैसा बनाना चाहिए, पर इतना पैसा भी नहीं बनाना चाहिए कि आपने जो R&D की है उसका पूरा पैसा 1 महीने में आ जाए और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप एक बिलियनियर बनने की चाह में बढ़े।
डॉक्टर्स लोग पैसा खर्च करते हैं स्टडी में, क्योंकि इंडिया में स्टडी थोड़ी महंगी है, पर वो जीवन भर में भी आप उस पैसे को, मतलब 5-10 साल में उस पैसे को आप लोग वापस अर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही साल में आपको पैसा अर्न करना है। पैसे की संधि दौड़ में जान की कीमत बहुत सस्ती हो गई है। हम बहुत सारे केसेस देखते हैं कि हॉस्पिटल में डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन बॉडी नहीं मिल रही घर वालों को, क्योंकि पैसा नहीं है। अगला व्यक्ति मर चुका है। मतलब इंसानियत यहाँ खत्म होती हमको नजर आती है। सोसाइटी, इथिक्स, ढेर सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, सोशल वैल्यूज, लेकिन सब कुछ खत्म सा लगता है। क्या सब कुछ सिर्फ पैसा है? आपको क्या लगता है? आप इसका जवाब हमको जरूर दीजिएगा कि क्या सब कुछ पैसा है, या वैल्यूज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? तो ये जो 2 ड्रग हैं, आप इन ड्रग के नाम याद रखना। एक तो रिलीफ है ना, रिलीफ की हम लोग बात कर रहे हैं, आप इसको री लाइफ कह सकते हैं। दूसरा ये रेस्पीफ्रेस टीआर है, ठीक है, कि बिक्री और उपभोग पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। कारण इनमें डाई एथिलीन ग्लाइकोल, DEG, डाई एथिलीन ग्लाइकोल नामक एक अत्यंत विषैला रसायन पाया गया है। ये रसायन को याद रखना, केमिकल को, क्योंकि यहाँ पीटी में सवाल बन सकते हैं ये क्या है, मतलब इसका नाम सीधा पूछा जा सकता है, या मेंस में आपसे पूछ सकते हैं कि जो डाई एथिलीन है ना, डाई एथिलीन ग्लाइकोल क्या है, एक रसायन है और ये बहुत ही विषैला है। इन जनरल इसका इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज में बड़ा होता है इसका पर्पस। जैसे जो पेंट हम बनाते हैं, ब्रश हम बनाते हैं, और कलरफुल चीज जो बनाई जाती हैं, उसमें मिलावट के तौर पर हम यूज करते हैं। अब सोचिए ना कि कलर और इन सब में जो केमिकल से बन रहे हैं, उनमें मिलावट करने के लिए जिस ड्रग का यूज किया जा रहा है, उसी ड्रग को हम कब सायरप में यूज कर रहे हैं, गड़बड़ी करने के लिए, मिलावट करने के लिए। फायदा क्या होगा? थोड़ा सा प्रॉफिट। हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट कितने लोगों की जान की कीमत बन चुका है, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं कि सरकार को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर ऐसी कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है, तत्काल लाइसेंस सस्पेंड, और अभी तक की जो अर्निंग है, जो भी पैसा कमाया है, वो सारा का सारा पैसा जब्त, और वो पैसा उन्हीं लोगों के वेलफेयर में लगेगा जिनका इसके कारण लॉस हुआ है। जब तक हम स्ट्रिक्ट लॉज नहीं बनाएंगे, तब तक ये लोग नहीं थमेंगे, क्योंकि इनके लिए जान की कीमत बहुत सस्ती होती है। कोई वैल्यू नहीं होती जान की। हाँ ठीक है, 2 लाख 5 लाख रुपए दे देंगे, गरीब परिवार है, संभल रह जाता है 5 लाख रुपए में, चलो ठीक है, होनी को कौन टाल सकता है, ऐसे करके बोल देते हैं। लेकिन ये होनी नहीं है, ये तो अपराध है, सीधा अपराध है। हमें इस पर बात करनी पड़ेगी, हमें इनके बारे में सोचना पड़ेगा। मुख्य बिंदु क्या है? जांच एजेंसी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी ने पुष्टि की है कि दोनों सिरपों में DEG पाया गया है। निर्माता कंपनी गुजरात स्थित एक शरेशन फर्मल है, और DEG एक औद्योगिक सॉल्वेंट है जो गुर्दे, किडनी, फेल्योर तंत्रिका को क्षति और मृत्यु का कारण बन सकता है। ये इतना खतरनाक ड्रग है कि इससे किडनी फेल्योर हो सकता है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ये पूरी तरीके से खत्म हो सकता है, और ये कॉज बनता है डेथ का। अब वो तो एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है ना, इंडस्ट्री में हमको उसको यूज करना है, केमिकल में मिक्स करने में यूज करना है, आप उसको दवा में यूज कर रहे हो। इतना हानिकारक है, मतलब कितनी एथिकल वैल्यूज को हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। पृष्ठभूमि क्या है? डाईएथिलीन ग्लाइकोल DEG का इस्तेमाल सामान्यतः औद्योगिक उद्देश्यों के लिए होता है, जैसे पेंट बनाने में, ब्रेक फ्लूइड बनाने में, एंटी फ्रीज प्लास्टिक बनाने में। सोचिए ना कि ये कितनी कहाँ इसका यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है। ये दवाओं में मिलावट के कारण घातक होता है। अब दवाओं में मिलावट के लिए यूज किया जाता है ताकि भाई एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाने के लिए इसको दवाओं में यूज किया जाता है। भारत और विदेशों में DEG मिलावट से कई सामूहिक मौतें पहले भी चर्चा में। देखो अभी सोशल मीडिया का दौर है, और एक सोशल मीडिया पर एक ऐसे जैसे बहुत सारे लोग इसको प्रेज करने लगे इस काम को, कि अगर ये कोई खबर इस पे कवर कर रहा है तो उसको प्रेज किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। तो हमारी नजरों में आ चुका है, ये पहला मामला नहीं है, और पहला मामला नहीं है मतलब सिस्टम कितना इररिस्पॉन्सिबल है, ये बात हमको समझ में आ रही है। सिस्टम ने नियमों को कितना ताक पे रख दिया, ये भी हमको समझ में आ रहा है। इससे पहले और भी केसेस हुए हैं, जैसे 2022 गाम्बिया अफ्रीका में भारतीय कफ सिरप से बच्चों की मौतें हुई। 2023 उज्बेकिस्तान में भी ऐसी घटनाएं हुई, और 2020 में जम्मू कश्मीर में DEG से बच्चों की मौतें हुई। मतलब जो कफ सिरप बनाने वाली कंपनियां हैं, अगर आप इस पे लगाम नहीं लगाओगे, अगर अभी इनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं दोगे, तो इनको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि छिंदवाड़ा में जो हुआ या मणिपुर में जो हो रहा है, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले कई बार हो चुका है, इंटरनेशनल लेवल पर हो चुका है। और कहीं ना कहीं यही एक कारण होता है कि इंडियन प्रोडक्ट को
यूरोप और अमेरिका अलाउ नहीं करते हैं, वो सैंक्शन लगा देते हैं क्योंकि हम क्वालिटी चेक में पीछे हो जाते हैं। अफ्रीका गरीब देश है, गरीब कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ इतने रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वहाँ आपके ड्रग सप्लाई हो जाते हैं। फिर हम बार बार सोचते हैं यार कि हम लोग क्यों अमेरिका नहीं बन पा रहे, हम लोग क्यों यूरोप नहीं बन पा रहे। ये घटनाएं हमारे पूरा जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क खड़े करता है कि क्या अब इनकी दवाओं पर कोई ट्रस्ट करेगा इन इंडिया और इन इन वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बन जाती है, ऐसी ड्रग बनाने वाली कंपनियों पर बहुत ही स्ट्रिक्ट सैंक्शन लगाने चाहिए, इनको वो सजा दी जानी चाहिए कि ये याद रखें, मतलब ये बहुत लंबे समय तक याद रखें, क्योंकि हमारा पूरा फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है इसके फ्यूचर पर सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। यूरोप और अमेरिका अलाउ ही नहीं करेंगे इस तरीके का अगर हरकतें होंगी, और हमारा एक बहुत बड़ा जो मार्केट है वो मार्केट हमसे चला जाएगा। इसके इकोनॉमी में नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट आपका कम हो जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व का लॉस हमको देखने को मिलेगा, और रॉ मटेरियल का जो कंजम्पशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएशन होता है वो रुक जाएगा, डेवलपमेंट एंड सारी चीजें सब कुछ रुक जाएंगी सिर्फ एक छोटे से प्रॉफिट कमाने के चक्कर में। ये कितना अनएथिकल है या वैल्यूज को साइड में रख के करने वाला काम है, ये मेरी समझ से बिल्कुल परे है। तो ढेर सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेंगे। पहले भी ऐसा होता आया है, ये पहली बार नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कानूनी एवं प्रशासनिक पक्ष की बात करें तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत ऐसी दवाएं एडल्ट्रेटेड ड्रग्स की श्रेणी में आती हैं। इसके लिए निर्माता व वितरक पर फौजदारी कार्रवाई, क्रिमिनल एक्शन हो सकती है नहीं, किया जाना चाहिए। लाइसेंस निलंबन नहीं, लाइसेंस को रद्द करना चाहिए कि जीवन में कभी वो लोग ड्रग नहीं बना सके। लॉस होगा, और उतना लॉस नहीं होगा जितना हम अपने पूरे मार्केट को कॉलेप्स कर सकते हैं अगर ऐसे ड्रग के 2-3 केस और किसी फॉरेन मार्केट में रजिस्टर्ड हुए। मतलब मेरा ये कहना किसी को खराब लग सकता है, सर एक कंपनी बंद करा दो कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट जाएगा। एक कंपनी से कुछ लोगों का एम्प्लॉयमेंट जाएगा, लेकिन पूरा जो हमारा फार्मास्यूटिकल मार्केट है या हमारा जो ड्रग मार्केट है, हम इसको कॉलेप्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये घटनाएं जब यूरोप WHO पहुंच चुका है, ध्यान रखना ये मसला, और WHO पहुंच चुका है मतलब अब यूरोप और अमेरिका में हालत हमारी खराब इस चीज को लेकर। और हम इसको कैसे काउंटर करेंगे? गलती हो गई, कैसे गलती हो सकती है? आपकी ड्रग एजेंसीज क्या कर रही हैं? तो ये कानूनी इसको लेकर एवं प्रशासनिक पक्ष को आप लोग ध्यान रखना। डाईएथिलीन ग्लाइकोन DEG का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बार बार होने वाली डाईएथिलीन ग्लाइकोल मिलावट की घटनाएं भारत की दवा नियामक प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करती हैं। ये मेंस का एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर राइटिंग यहाँ पर जरूर कीजिएगा। लेकिन यहाँ ढेर सारे पहलू निकल कर आते हैं। ढेर सारे पहलू निकल के आने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो हुआ है ना, अगर मैं इस पूरे केस को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करूं, इस पूरे केस को हम लोग एनालाइज करें, तो आप आर्टिकल 21 को इससे एसोसिएट कर सकते हैं। आर्टिकल 21 हमसे किस चीज के बारे में बात करता है? आर्टिकल 21 में दो बहुत स्पष्ट बातें हमको देखने को मिलती हैं। एक तो राइट टू लाइफ है ना, एक हमको राइट टू लाइफ देखने को मिलेगा, जीवन का अधिकार। और जब हम जीवन के अधिकार की बात करते हैं तो जीवन का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार होने का मतलब क्या है कि कोई इसको छीन नहीं सकता है। अगर कोई इसको छीन रहा है, अगर कोई इसको छीनने का प्रयास कर रहा है, तो ये क्या है सर? ये कानूनी अपराध है। तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये जो दवाओं में आप घोटाले करके या दवाओं में मिलावट करके किसी की जीवन के अधिकार को छीन रहे हैं, ये कानूनी अपराध है या नहीं है? ये सीधा सीधा आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही हमसे स्वास्थ्य पर चर्चा की गई है कि जो स्वास्थ्य है ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। और जो चिकित्सीय सहायता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल असिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो अवर फंडामेंटल राइट। तो क्या ये दोनों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पे नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को सवाल खड़े करने पड़ेंगे सरकार की कार्यप्रणाली पर, व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली पर, और इनका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाएगी। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। तो यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ड्रग कंपनियों की मनमानी है, ये किस तरीके से जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर रही हैं,
और इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन कौन से कदमों को उठाया जा सकता है। ठीक, आप इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी हमको समझ में आता है। देखो, हम दुनिया के सबसे बड़े मेडिसिन प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर में से एक आते हैं। ठीक है, अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो हमारा जो मेडिसिन मार्केट है इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा तो हमारा जो पूरा एक्सपोर्ट है ये एक्सपोर्ट रुक जाएगा। एक्सपोर्ट रुक जाएगा तो आपको जो फॉरेक्स रिजर्व है इस फॉरेक्स रिजर्व का लॉस होगा। कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है ये प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इससे एम्प्लॉयमेंट कम होगा, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कम होगा, इंफ्रा बिल्डिंग नहीं हो पाएगी, तो इकोनॉमिक लॉस भी हमको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में अगर हम लोग सोसाइटी की बात करें तो सोचिए ना कि समाज का जो बिलीफ है सोसाइटी का, क्या ये किसी ड्रग कंपनी में बिलीव कर पाएंगे? डॉक्टर जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, अगर वही मौत की वजह बन जाएंगे तो हम कैसे भरोसा कर पाएंगे? और जिन लोगों ने, जैसे मान लेते हैं कोई फैमिली है उनके पास एक ही बच्चा था और इस कारण उसकी डेथ हो गई, तो सोचिए ना कि उनके पास कितना क्या लॉस हुआ है। अब फैमिली में कोई है ही नहीं आगे इस पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा को बढ़ाने के लिए, और फिर जो मेंटल स्ट्रेस और सब कुछ जो हमको देखने को मिल रहा है उसको कौन देखेगा? और जो प्रशासन और इन पर ढेर सारे सवाल खड़े होते हैं, इन सवालों के जवाब कौन देगा? एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। आपको क्या लगता है, क्या कार्रवाई की जानी चाहिए ऐसी कंपनियों पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। और यूपीएससी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं हेल्थ वाले टॉपिक से, साइंस एंड टेक वाले टॉपिक से। जनरल स्टडीज पेपर 3 में आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से यूज करें। उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। फिर आपसे करते हैं मुलाकात, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। जाने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर क्या है, ये हमारा यूपीएससी का एक फास्ट ट्रैक कोर्स है। इसकी अंतिम तिथि 11 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर यानी कि आज आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। जुड़िए यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए स्टडी IQ के साथ। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।